नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं श्री शिंदे एसबी तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर अपने वीडियो वर्चुअल क्लासरूम में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने अपनी जो 7वीं कक्षा है, इस 7वीं कक्षा के हिंदी विषय के बारे में इससे पहले की तासिकाओं में पहले पाठ से लेकर छठे पाठ तक बहुत सारी जानकारी और सब बातें जो हमारे अभ्यासक्रम में आती है, उन सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से हमने चर्चा की है। उसको हमने ध्यान से सुना है, पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है, प्रश्नोत्तर लिखे हैं। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो पिछली तासिका में जो छठा पाठ था हमारा, अग्नि, पृथ्वी से लेकर अग्नि तक, अग्नि मिसाइल के बारे में वगैरह जो हमने जानकारी ली है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमें सातवां जो पाठ है हमारा, जहां चाह वहां रहा, उसकी शुरुआत तो करनी है। लेकिन फिर भी उससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था, थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पर, पिछला जो पाठ था हमारा पृथ्वी से अग्नि तक, उसके नीचे जो व्याकरण दिया गया था, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करने के बाद ही हम अपने 7वें पाठ की ओर जाने वाले हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। युगांतकारी यानी युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी, चुनिंदा यानी चुना हुआ, अभूतपूर्व यानी अनोखा, गतिविधि यानी कृतियां, यह सदमा यानी दुखद घटना, झकझोरना यानी झंझोड़ना, चक्रवात यानी बवंडर, अंतराल यानी बीच का समय, नतीजा यानी परिणाम। यह शब्द हमारे पाठ में आ गए थे। यह शब्द जो है पूरे मिसाइल प्रक्षेपण की प्रोसीजर के दरमियान, उसके दरमियान आए हुए शब्द है। उसी को लेकर हमने सब कुछ पढ़ाई की है। दांव पर लगाने यानी कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। तो हमने वो पाठ देखते समय देखा था कि पूरी हमारी जो वैज्ञानिक रिसर्च साधन सामग्री थी, उन सबको दांव पर लगाकर ही हमारे जो वैज्ञानिक थे, वह वैज्ञानिक क्या कर रहे थे कि अग्नि परीक्षण के लिए जा रहे थे। लेखक ने हमें सब कुछ बता दिया था, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि आने वाली जो हमारी तासिका है, उस तासिका में हम थोड़ा सा आगे रुक करेंगे, व्याकरण की ओर देखेंगे। तो मैं जाते जाते वहां बताने के बाद हमारे इस पाठ के बाद शुरुआत और लेखक का परिचय, इन बातों की ओर हम जाने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इस पाठ के नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। आप लोगों को कहानी भी लिखना है। मुद्दे देखिए। गांव में मेला देखने वालों की भीड़, एक गांव में मेला लगना, वहां पर वह मेला देखने वालों की भीड़ लगना, पहला मुद्दा है। दूसरा, सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर, और उस यात्रा में मेले में जाने के लिए जो प्रवेश द्वार बनाया गया है, उस प्रवेश द्वार के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है। लोग उस पत्थर को देख रहे, जा रहे, कुछ गिर रहे उसको अटक कर, कुछ उसके ऊपर से जा रहे। यह बातें वहां पर हमें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना। पत्थर से टकराकर छोटे बड़े बहुत सारे लोग हैं वह गिर रहे हैं, क्योंकि अचानक चलते चलते रास्ते में अगर पत्थर आ जाएगा तो टकराकर कोई भी गिर जाएगा। तो इसी तरह से, और आखिर में बहुत देर से लड़के का देखना। एक लड़का था जो बहुत देर से उस पत्थर की ओर देख रहा था, उस पूरे घटनाक्रम की ओर देख रहा था। लोग चल रहे, गिर रहे, पड़ रहे, बड़ा सा पत्थर है रास्ते में एक, लेकिन उस पत्थर को कोई उठा नहीं रहा है, उस पत्थर को कोई हटा नहीं रहा है। उस पत्थर को देख रहा था वो लड़का। उस लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना। वो लड़का देखता गया और थोड़ी देर के बाद वह खुद वहां गया और उसने क्या किया, उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया। लोग बहुत गिर रहे थे वहां पर। उस पत्थर को हटाने के बाद उस पत्थर के नीचे एक चिट्ठी मिली उसको। उस चिट्ठी में
क्या लिखा था ये आप लोगों को लिखना है, पुरस्कार पाना। और उसमें जो कुछ लिखा था उस सब एक परीक्षा के जैसा था और उसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार वहां पर दिया गया। तो इस कहानी के लिए एक उचित शीर्षक और पूरी कहानी दिए गए मुद्दों के आधार पर आप लोगों को लिखनी है। पहली बात कठिन शब्द और मुहावरे बता दिया मैंने। दूसरी बात मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन करना है आप लोगों को। तीसरी बात देखिए, यहाँ पर हमें अध्ययन के लिए एक वर्गपाठ दिया गया है। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। स्वाध्याय दिया गया है, वह स्वाध्याय आप लोगों को अपनी कॉपी में छुड़ाना है। यह बात सभी आप लोग ध्यान में, 3 बातें हो गई। मैं यह पाठ तो चालू ही करने वाला हूँ, लेकिन इधर मैं आप लोगों को पिछले पाठ के बारे में बता देता हूँ। कठिन शब्दार्थ 1, नंबर 2 मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन, करो। 3 स्वाध्याय पूरा करो। चौथी बात जो आने वाली है भाषा की ओर, दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। अब यह गृहपाठ में भी प्रश्न आपको दे सकते हैं। मैं आप लोगों को एक वहां पर जो दिया गया है पंख का जो चित्र है हमारा दिया हुआ, देखिए यहां पर एक शब्द दिया है दिन। दाएं पंख में उपसर्ग दिन भर और बाएं पंख में प्रतिदिन प्रत्यय। ये उपसर्ग ये प्रत्यय। यह लगाने के बाद इसके ऊपर वाक्य दिए है, मैं प्रतिदिन खेलता हूं। दिन भर नहीं खेलना चाहिए। ये प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन खेलता हूं, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। ऐसा ही अभ्यास आप लोगों को दिया गया है। वो है अभ्यास, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, बाकी आप लोगों को अच्छी तरह से छुड़ाना है और अच्छी तरह से उसका अध्ययन करना है। देखिए नम्र शब्द आया हुआ है यहाँ पर, तो नम्रता, ये बाएं में प्रत्यय, विनम्र उपसर्ग। मैंने आप लोगों को नमूने के तौर पर यहाँ पर एक बना के दिखाया है। नम्र शब्द आया हुआ है, नम्र, जैसे यहाँ पर दिन शब्द आया हुआ है वैसे ही नम्र शब्द आया। नम्रता, विनम्र। हमें बड़ों का नम्रता पूर्वक स्वागत करना चाहिए। हमें विनम्र होकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। 2 वाक्य मैंने आप लोगों को बता दिए। इसी तरह से अपने पाठ्यक्रम में यहाँ पर पंख दिए गए हैं, डर, जल, साहस, सत्य। यह शब्दों को आपको ऐसे ही उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है और ऐसे ही पूरे पंखुड़ियां बनाकर पूरी तरह से इसको छुड़ाना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आने वाली तासिका में पहले हम इस व्याकरण की ओर जाएंगे, उसी तरह से हम यहाँ पर चारों मुद्दों के साथ भाषा की ओर, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह वगैरह। तो 3 मुद्दे आप लोग देख लीजिए। कठिन शब्दार्थ, मुहावरे है उसमें, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए,
स्वाध्याय पूरा छुड़ाइए और उसके बाद भाष्य की ओर जाइए और पंक्तियों को साथ में रखते हुए यहाँ पर आप वाक्य तैयार कीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। बड़ों का नम्रता पूर्वक स्वागत करना चाहिए, हमें विनम्र होकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। उसी तरह से डर, डरपोक, निडर, ऐसे जो शब्द है, साहस, दुस्साहस, साहसता, ऐसे शब्दों को आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय लगाना है और यह सब छुड़ाना है। अब यह हो गया हमारा छठे पाठ का, पिछले पाठ का व्याकरण, भाषा की और सब बातें हो गई। अब हमें थोड़ा सा आगे जाना चाहिए, आगे रुख करना चाहिए। हमारा जो 7वां पाठ है, इस पाठ की ओर हमें अब ध्यान देना है। जहां चाह वहां राह, यह भी एक कहावत जैसा ही है। जिस बात की हमें चाह होती है वहां पर हमें राह जरूर मिलती है। यही इस पाठ का शीर्षक है और इसी शीर्षक को सार्थ कराने के उद्देश्य से, इसी शीर्षक को आंखों के सामने रखकर हमें इस पाठ की ओर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए, हमें आज इस कविता पाठ के जो लेखक लेखिका जो है अनुराधा मोहिनी, इनके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी है। देखिए, इनका जन्म 21 सितंबर 1961, 21 सितंबर 1961 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में इनका जन्म हुआ है। इसके जो लेखिका है यह महाराष्ट्र की रहने वाली है। नागपुर में इनका जन्म हुआ है, जो हमारे महाराष्ट्र की उपराजधानी भी आती है। परिचय देखिए, अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी की अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने विविध परिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। अनुवाद के क्षेत्र में यानी अनुवाद करना, मराठी का हिंदी में, संस्कृत का हिंदी में, हिंदी का मराठी में, अनुवाद जो हम कहते हैं भाषांतर, उसको, उस अनुवाद के क्षेत्र में इनका जो योगदान रहा है बहुत ही अमूल्य, ऐसा योगदान इनका रहा है। बहुत ही बड़ी लेखिका के अनुवाद करना कोई आसान बात नहीं होती बच्चों, तो इनको एक बहुत ही बड़ी लेखिका के रूप में देखा जाता है और इनका अमूल्य योगदान है तथा अपने विविध परिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग लिया है। परिभाषिक कोश, शब्दकोश, अलग अलग भाषा, बाहर की भाषा, दूसरे देशों की भाषा, दूसरे राज्यों की भाषा, इन सब का जो कोश तैयार होता है उसकी निर्मित में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने उसका संपादन भी किया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तक, विचारात्मक, ललित लेखन, इन सब में इनका संपादन बहुत अच्छा है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और समुचित क्रियान्वयन से, देखिए ये जो पाठ हमारे सामने रखा गया है, जहां चाह वहां राह, इसमें उन्होंने क्या बताया है? पहली बात, उन्होंने इस पाठ में हम अपने संकल्प शक्ति, हम जो संकल्प करते हैं उसकी शक्ति कितनी बड़ी होनी चाहिए हमारी, हमें कैसे संकल्प पहले करना चाहिए और उसके बाद वह संकल्प पूरा करने के लिए जो हमारा क्रियान्वयन है उसे असंभव को संभव कैसे कर सकते हैं। खाली हमने संकल्प कर दिया और बैठ गए आराम से तो काम पूरा नहीं हो सकता मित्रों। सिर्फ संकल्प करने से काम पूरा नहीं होता, उसके लिए योग्य क्रिया करनी पड़ती है, योग्य मार्ग से जाना पड़ता है, उचित साधनों का उपयोग करना पड़ता है। उसी तरह से उस संकल्प को हम असंभव से संभव बना सकते हैं। तो यही असंभव से संभव बनाने की जो प्रेरणा हमें मिलती है वह कैसे मिलती है, हमें कैसे कैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे संकल्प की ओर बढ़ना चाहिए, इसकी प्रेरणा देने वाली एक बहुत अच्छी कहानी इस पाठ के अंदर हमें दी गई है। तो आने वाली जो हमारी अगली तासिका है
उस तासिका में हम इस पाठ को प्रत्यक्ष रूप से शुरुआत करने वाले हैं। कौन सी कहानी लेखक ने हमें बताई है, लेखिका ने, और हमें कैसे विचार करने चाहिए, संकल्प को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, हमारे उसके लिए क्या क्या क्रिया करनी चाहिए, यह सब बातें इस पाठ के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों, आने वाली तासिका में हम इस पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग यह पूरा अभ्यास, गृहपाठ, वर्गपाठ, यह पूरा व्याकरण का भाग सब अपनी कॉपी में अच्छी तरह से पूरा कीजिए, लिखकर छुड़ाइए और आगे पाठ की पढ़ाई करके अगली तासिका में आप उपस्थित हो जाइए। तो इसी तरह से आज की हमारी हिंदी का यही तासिका खत्म होती है। आने वाला अभ्यास हम अपनी अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।